हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम स्टूडेंट, अपनी कॉमर्स क्लास में हमारा आज जो स्टार्ट हो रहा है वो नया बुक स्टार्ट हो रहा है। बुक सेकंड वॉल्यूम जो 2 है हमारा, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। इस बुक में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम कैसे एनालाइज करेंगे, उसके लिए हम कौन कौन से स्टेटमेंट बनाएंगे, ये उसके बारे में बताती है। बट आज का हमारा टॉपिक जो है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। हम डिस्कस करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बच्चों, इट इज अ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। हमने स्टार्टिंग से जो अकाउंटिंग की है, मतलब लाइक जर्नल से, उसका जो फाइनल जो एंड रिजल्ट होता है वो है ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करते हैं, लेजर के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस के बाद हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, दिस इज योर फाइनल एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलोइंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल, प्रैक्टिसेस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और उस अकाउंटिंग करते हुए हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं और ऑब्वियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। इन सबको फॉलो करते हुए हमने जो अकाउंटिंग प्रोसेस करी है उसका रिजल्ट है हमारा फाइनल अकाउंट, जिसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहेंगे। सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रिस्क्राइब दैट बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम कंपनी में क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बोला जाएगा। आर प्रिपेयर्ड इन फॉर्म प्रिस्क्राइब इन शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। हमारा 2013 एक्ट का जो सेक्शन 129 है वहां बताया गया है एक फॉर्मेट, एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट उसके शेड्यूल 3 में, जिसमें हमें अपनी बैलेंस शीट बनानी है, हमें अपना पी एंड एल, दैट मींस स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनाना है। ओके, अ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमें एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज बनानी होंगी? बैलेंस शीट, यू आर वेरी फैमिलियर विद दिस वर्ड, बैलेंस शीट विच शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। बैलेंस शीट विच कंटेन्स capital, liability and total assets of the company and show the financial position of the company. Profit and loss account. Profit and loss account shows the financial performance of the company. This is the income statement. Okay, this is the income statement and which contains all the expenses, losses, revenue for making P and L account. इसको हम क्या बोलते हैं कंपनी में? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। नेक्स्ट, नोट्स टू अकाउंट्स। स्टूडेंट, बैलेंस शीट का जो इस बार कंपनी में जो एक फॉर्मेट है, दैट इज अ डिफरेंट फॉर्मेट। हमने सोल प्रोप्राइटर में और कंपनी पार्टनरशिप में जो बैलेंस शीट सीखी है वो हॉरिजॉन्टल है, बट कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो वर्टिकल है और उसमें हर चीज के लिए एक स्पेसिफिक हेड है। जैसा कि आपने कंपनी और डिबेंचर के चैप्टर में सीखा है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ऐसे करके हर चीज एक हेड में है और उन सभी हेड के कुछ सब पार्ट भी हैं, सब हेड भी हैं। तो आपकी कंपनी में अगर वो सब हेड है तो आपको उसका एक नोट टू अकाउंट बनाना होगा, जहां आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे उस पॉइंट को। ये उसके डिस्क्लोजर आपको दिखाने हैं बैलेंस शीट के। बैलेंस शीट के फेस में डिटेलिंग नहीं होगी। बैलेंस शीट में डिटेलिंग ना करते हुए हम डिटेलिंग कहां करेंगे? नोट टू अकाउंट्स में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि आपने शेयर कैपिटल ही का ही बैलेंस शीट में बनाया है अभी, तो मैं उसी का एग्जांपल देके बताता हूं। बैलेंस शीट में जो शेयर कैपिटल हम लिखते हैं वो लिखते हैं शेयर होल्डर फंड में।
तो हमें शेयर कैपिटल का एक नोट टू अकाउंट बनाना होता है, जो आप सभी ने बनाया है कंपनी के चैप्टर में। उसके नोट टू अकाउंट को हम कितने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उसमें ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब सब कुछ एक्सप्लेन्ड होता है। ऐसे ही कंपनी के जितने भी हेड बैलेंस शीट में बनाए जाएंगे, सबके लिए आपको एक नोट टू अकाउंट बनाना है, जो आपकी बैलेंस शीट को अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। और लास्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस बुक। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके कैश का फ्लो बताता है, इनफ्लो और आउटफ्लो। बट ये कैश का फ्लो 3 एक्टिविटीज में डिफरेंस बताता है। जैसे पहला ऑपरेटिंग, दूसरा इन्वेस्टिंग और तीसरा फाइनेंसिंग। ठीक है, तो दिस इज द सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सी, हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, दे रिलेट टू पास्ट पीरियड। सेकेंड, दे आर एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म। हमारा जो पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो मॉनेटरी टर्म में होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंटली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन थ्रू बैलेंस शीट एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शो करता है थ्रू देयर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। आई थिंक दिस इज द मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते ही सिर्फ किस लिए हैं, अपने बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट के कैरेक्टरिस्टिक्स की। बैलेंस शीट शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। द 2 पार्ट्स ऑफ द बैलेंस शीट विच आर एसेट्स एंड लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी. It must be matched, it must be equal. That means the total asset side must be equal of liabilities plus owners equity. Owners equity means shareholder fund. मतलब जितना पैसा हमारा प्रेजेंट करता है शेयर होल्डर्स का। एंड लास्ट, इट इज प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स, लायबिलिटी एंड इक्विटी। एक्चुअल में बैलेंस शीट है क्या? बैलेंस शीट हमारी एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी के क्लोजिंग बैलेंसेस की एक शीट है, बस। ठीक। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, जिसको हम पी एंड एल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर में। कंपनी में उसका नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। पूरा इनकम स्टेटमेंट इसमें बनाया जाता है। बच्चों, इस बार मतलब कंपनी में ट्रेडिंग अकाउंट और पी एंड एल अकाउंट अलग अलग नहीं होते हैं। जैसे अब तक आपने फाइनेंशियल अकाउंट में, फाइनल अकाउंट में सीखा कि पहला पार्ट होता है इनकम स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर आता है बैलेंस शीट। यहाँ पर एक इनकम स्टेटमेंट होता है और एक बैलेंस शीट होती है। और जो इनकम स्टेटमेंट होता है उसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, जिसमें ट्रेडिंग और पी एंड एल दोनों के ही आइटम लिखे होते हैं। इट शोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी, एज वी हैव डिस्कस अर्लियर, कि जो हमारी बैलेंस शीट होती है वो फाइनेंशियल पोजीशन बताती है और हमारा जो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल होता है वो हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पास्ट पीरियड, thus is a historical document. Next, it is for a specific accounting period. हमारा जो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल होता है एक स्पेसिफिक, एक सर्टेन अकाउंटिंग पीरियड का होता है, लाइक 18, 19 और 19 एंड 20। इस तरह से एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है जिसके लिए हम अपना स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने अभी लास्ट डिस्कस किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, अब हम उसके नेचर को और डिस्कस करेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नेचर में दीज आर सम पॉइंट्स, वन बाय वन हम इस पर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट, रिकॉर्डेड फैक्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्चुअल में इट इज द टर्म रिकॉर्डेड फैक्ट। रिकॉर्डेड फैक्ट, the term recorded fact means recorded transaction in the books of account on the basis of evidence. हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, दे ऑल आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ सम एविडेंस। हमारे पास हर ट्रांजैक्शन को लेकर एविडेंस होता है। एविडेंस like sales bill,
for sale, purchases bill for purchases, and so on. Second, accounting conventions. As we have discussed accounting convention in 11th standard, अकाउंटिंग कन्वेंशंस हमारी ऐसी कन्वेंशंस हैं जो हम सालों से फॉलो करते आ रहे हैं और अब वो अकाउंटिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गई हैं. डेफिनेटली यू मस्ट हैव रिमेंबर कंजर्वेटिज्म. कंजर्वेटिज्म जो हमारी कन्वेंशन थी, अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव टू रिकॉर्ड ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस और एक्सपेंसेस. फ्यूचर में होने वाले सभी एक्सपेंसेस और लॉसेस को हमें रिकॉर्ड करना है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिज्म जो हमारा कन्वेंशन है. अकॉर्डिंग टू दैट, सो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेचर ऐसा ही है कि उसमें भी हम सभी ऐसे खर्चे जो फ्यूचर में होने वाले हैं, ऐसे लॉसेस जो फ्यूचर में होने वाले हैं, हम उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बनाते हैं. यस स्टूडेंट्स, तो दैट मीन्स द रियल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस मे बी बेटर देन व्हाट इज शोन बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. वी कैन से दिस. The use of accounting concepts and convention make financial statement more reliable, more understandable और more comparable. Okay? हमारा जो next है that is accounting concepts. Again, accounting concept भी हम लोगों ने 11th standard में study किए हैं अपने accounting concept. तो हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है बच्चों, वो भी मतलब जो प्रिपेयर होता है फॉलोइंग अकाउंटिंग कंसेप्ट. सभी अकाउंटिंग कंसेप्ट भी फॉलो किए जाते हैं. जैसा कि मैं एग्जांपल बता सकता हूं कि हमारा एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है गोइंग कंसर्न. तो अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, बिजनेस विल बी कंटिन्यू फॉर फोरसीएबल पीरियड. सो वी फॉलो दिस प्रिंसिपल, दिस कंसेप्ट इन नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो जैसे हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इसमें फॉलो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में, ऐसे ही और भी कंसेप्ट है. हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, दैट्स आल्सो फॉलो. एक्रूअल कंसेप्ट. तो जितने भी हमारे कंसेप्ट्स हैं वो सभी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय फॉलो किए जाते हैं. नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. Accounting standards prescribed in the Companies Act 2013 and are mandatory in nature and are the guidelines for preparing the financial statement. Students, ये जो accounting standards हैं हमारे, ये guideline है prescribed by Company Act 2013, जिसमें ये बताया गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते समय आपको कौन कौन से स्टैंडर्ड ध्यान रखने हैं. हर टॉपिक के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, चाहे वो हमारी टेंजिबल एसेट्स हो, इनटेंजिबल एसेट्स हो, स्टॉक हो. हर चीज के ऊपर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो हमारी हेल्प करता है कि उसको हम कैसे डील करें, उस पॉइंट के साथ हम कैसे डील करें. और हमारे जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, उसमें सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है. तो ऑल ओवर अगर हम देखें कि अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये तीनों ही फॉलो होते हैं व्हाइल मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय हमें इन तीनों को ही फॉलो करना है, तभी हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें सही फाइनेंशियल पोजीशन, हमें करेक्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमें बताएगा हमारी कंपनी की. यस. उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज. एज वी हैव डिस्कस्ड इन 11th स्टैंडर्ड दिस पॉलिसीज, देयर आर सम पॉलिसीज regarding valuation of closing stock, regarding valuation of fixed tangible assets. मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं
जैसे हम जब क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यूड करते हैं तो हमारे पास कुछ पॉलिसी होती हैं लाइक लीफो, फीफो। तो हमें सेलेक्ट करना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय कि हमने कौन सी पॉलिसी सेलेक्ट करी है। हमें सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा डेप्रिसिएशन का मेथड हमने सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो अकाउंटिंग पॉलिसीज सेलेक्ट करते हैं हम लोग व्हाइल मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लास्ट आता है बच्चों हमारा एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स आर नेसेसरी फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपका देना चाहूंगा इसका कि अगर हम किसी एसेट्स की लाइफ को एस्टिमेट करते हैं तो क्या वो एस्टिमेशन हमारा मतलब लाइक हमने पता लगाया कि कोई एसेट्स हमारी 10 ईयर्स की है उसकी लाइफ, तो क्या ये इतनी एग्जैक्ट हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय हमें कुछ एस्टिमेशंस अपने लेने ही होते हैं और उनके बेस पर हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, आई थिंक एस्टिमेशंस जितने ज्यादा करेक्ट होंगे उतना ही हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारी करेक्ट रिपोर्ट, हमारा करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस हमें देगा। ठीक है, तो ये सारे ही पॉइंट्स हैं। दीज आर द नेचर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय आप इन सभी को फॉलो करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंटली हमारी जो न्यू बैलेंस शीट है कंपनी की जो बैलेंस शीट है जो बिल्कुल अलग ऑर्डर में है, जबकि अब तक आपने जो बैलेंस शीट सीखी वो हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में सीखी है, ये वर्टिकल ऑर्डर में है, ये आपको लर्न करनी है। तो हम अगली वीडियो बनाएंगे वो उसके रिगार्डिंग होगी। ओके स्टूडेंट्स।